एक कहावत है, जो दूसरों के लिए गड्ढा खोदता है वो खुद ही उसमें गिर जाता है। कुछ ऐसा ही हो रहा है बांग्लादेश में शेख हसीना के साथ। जिस ट्राइब्यूनल का गठन उन्होंने अपने विरोधियों से निपटने के लिए किया था, उसी ट्राइब्यूनल ने उन्हें फांसी की सजा सुनाई है। नमस्कार, मैं हूं रुचान रोध और आप देख रहे हैं खबरें अनकही। खबर विस्तार से, बिना शोर शराबे, बिना बहस, बिना लड़ाई, क्योंकि खबर सिर्फ जानना ही नहीं, समझना भी जरूरी है। और समझने के लिए शांति चाहिए, शोर नहीं। तो खबरें अनकही में आज मैं आपको बताऊंगी बांग्लादेश के हालात और शेख हसीना की फांसी की सजा के बारे में। और ये मत सोचिएगा कि बांग्लादेश में क्या हो रहा है इससे हमको क्या लेना देना। पड़ोसी देशों में जो कुछ भी होता है उसका सीधा असर हम पर पड़ता है। और देखना यह भी है कि शेख हसीना के प्रत्यर्पण पर भारत क्या फैसला लेगा। आज हम बात करेंगे गाजा के लिए अमेरिका के उस पीस प्लान की जिसे यूएन सिक्योरिटी काउंसिल ने मंजूरी दे दी है। बताऊंगी आपको मेड इन इंडिया बुलेट ट्रेन के बारे में, और साथ ही चिराग पासवान के नए सपने के बारे में, और अंटार्कटिका में पिघल रही बर्फ के बारे में। और हाँ, आज इस पर भी बात होगी कि सोने के दाम कुछ गिरना शुरू हुए हैं। इसमें और गिरावट आएगी क्या? निवेश करना चाहिए क्या? इस सब पर भी चर्चा होगी। बहुत कुछ है आज के शो में, लेकिन उससे पहले देखते हैं दिन की 3 बड़ी खबरें। देश के सबसे खतरनाक नक्सल कमांडर्स में शामिल मारवी हिड़मा को एनकाउंटर में मारा गया है। छत्तीसगढ़ आंध्र प्रदेश बॉर्डर पर आज सुबह मुठभेड़ हुई, जिसमें हिड़मा की पत्नी राजे उर्फ रजक्का को भी ढेर कर दिया गया। गृह मंत्री अमित शाह ने सुरक्षा बलों को हिड़मा को खत्म करने के लिए 30 नवंबर तक की डेडलाइन दी थी। बिहार विधानसभा चुनाव में मिली करारी हार के बाद पहली बार प्रशांत किशोर ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने हार की जिम्मेदारी लेते हुए माफी मांगी, लेकिन जेडीयू की 25 से ज्यादा सीटें आई तो राजनीति छोड़ दूंगा वाले दावे के सवाल पर भड़क गए। कहा, मैं किसी पद पर नहीं जो उसे छोड़ दूं। बांग्लादेश की अंतरिम सरकार ने देश के सभी मीडिया संस्थानों को चेतावनी दी है कि वो शेख हसीना के किसी भी बयान को न दिखाएं। बांग्लादेश ने भारत सरकार से शेख हसीना के प्रत्यर्पण की मांग की है। हालांकि अभी तक इस पर भारत ने कोई बयान नहीं दिया है। बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना के लिए एक बड़ा संकट खड़ा हो गया है। उन्हीं की बनाई आईसीटी यानी इंटरनेशनल क्राइम्स ट्राइब्यूनल ने उन्हें फांसी की सजा सुना दी है। 453 पेज के इस फैसले में 78 साल की हसीना को मानवता के खिलाफ अपराध का दोषी करार दिया गया है। पिछले साल जुलाई में व्यापक विरोध प्रदर्शनों के दौरान हुई हिंसा के लिए कोर्ट ने उन्हें मौत की सजा सुनाई। ट्राइब्यूनल ने शेख हसीना को जुलाई 2024 के छात्र आंदोलन के दौरान हुई हत्याओं का मास्टरमाइंड बताया। अगस्त 2024 में भारी विरोध प्रदर्शनों और तख्ता पलट के बीच वो ढाका छोड़कर भारत आ गई थी और तब से यहीं रह रही हैं। अब बांग्लादेश ने भारत सरकार से उनके प्रत्यर्पण की मांग की है। आइए समझते हैं इस खबर के हर पहलू को। सबसे पहले ये जान लीजिए कि शेख हसीना को फांसी की सजा हुई क्यों है, उनके ऊपर लगे आरोप कौन से हैं। तो बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री पर 5 आरोप लगाए गए थे। पहला आरोप है हत्या की कोशिश और यातना देना। चार्जशीट के मुताबिक हसीना ने पुलिस और अवामी लीग को आम नागरिकों पर हमला करने के लिए उकसाया और हिंसा रोकने में नाकाम रही। आरोप नंबर 2, हसीना ने छात्र प्रदर्शनकारियों को दबाने के लिए घातक हथियार, हेलीकॉप्टर और ड्रोन इस्तेमाल करने का आदेश दिया। तीसरा आरोप 16 जुलाई को बेगम रुकैया यूनिवर्सिटी के छात्र अबू सैयद की हत्या से जुड़ा हुआ है। इसमें कहा गया है कि हसीना और दूसरों ने इस हत्या के आदेश दिए, इसके लिए साजिश रची और अपराध में शामिल रहे। आरोप नंबर 4, 5 अगस्त को ढाका के चांखार पुल में 6 निहत्थे प्रदर्शनकारियों की हत्या कर दी गई। ये भी कहा गया है कि यह हत्या हसीना के सीधे आदेश, उकसावे, मदद और साजिश की वजह से हुई। 5वें आरोप में 5 प्रदर्शनकारियों को गोली मारकर हत्या करने और एक को घायल करने की बात कही गई है। आरोप है कि उन 5 मारे गए लोगों की लाशें जला दी गई और एक प्रदर्शनकारी को जिंदा जला दिया गया। इन सभी मामलों में शेख हसीना के साथ साथ उनकी सरकार में गृह मंत्री रहे असद उज्जमान खान कमाल को भी फांसी की सजा सुनाई गई है। हालांकि इस केस के तीसरे आरोपी और पूर्व पुलिस प्रमुख चौधरी अब्दुल्ला अल मामून को मौत की सजा नहीं दी गई है। उन्हें सिर्फ 5 साल की जेल हुई है, क्योंकि उन्होंने अपनी गलती मान ली और सरकार की तरफ से गवाह बनकर केस में मदद की। मामून पर आरोप है कि उन्होंने ही प्रदर्शनकारियों पर गोली चलाने का आदेश दिया था। लेकिन सितंबर में जब वो सरकारी गवाह के तौर पर अदालत में पेश हुए, तब उन्होंने कहा
कि जुलाई 2024 के छात्र आंदोलन के दौरान हुई हत्याएं शेख हसीना और असद उज्मान के आदेश पर हुई। मेहरबानी करके मुझे माफ कर दीजिए। मामून ने देश और पीड़ितों के परिवारों से औपचारिक रूप से माफी मांगी। इसके बाद ट्राइब्यूनल ने उनकी सजा 5 साल कर दी। अब आईसीटी के फैसले के बाद बांग्लादेश के विदेश मंत्रालय ने बयान जारी कर भारत से शेख हसीना को सौंपने की अपील की है। तो क्या भारत को बांग्लादेशी ट्राइब्यूनल का फैसला मानना कानूनी मजबूरी है? सबसे पहले समझना जरूरी है कि भारत और बांग्लादेश के बीच 2013 में एक प्रत्यर्पण संधि हुई थी। इस संधि के तहत दोनों देश एक दूसरे से अपराधियों को मांग सकते हैं। बांग्लादेश का कहना है कि यह भारत की अनिवार्य जिम्मेदारी है कि वह हसीना को वापस भेजे। लेकिन क्या ये इतना आसान है? शायद नहीं। संधि में कुछ महत्वपूर्ण छूट भी दी गई हैं। सबसे अहम है आर्टिकल 6(1) जो कहता है कि अगर कोई अपराध राजनीतिक प्रकृति का है तो प्रत्यर्पण से मना किया जा सकता है। शेख हसीना का मामला पूरी तरह से राजनीतिक उथल-पुथल से जुड़ा है। उन्हें एक राजनीतिक आंदोलन के दौरान हटाया गया था, इसलिए भारत ये तर्क दे सकता है कि ये मामला राजनीतिक है, आपराधिक नहीं। इसके अलावा आर्टिकल 8(3) भी महत्वपूर्ण है, जो कहता है कि अगर गुजारिश सद्भावना से नहीं की गई या न्याय के हित में नहीं है तो भारत मना कर सकता है। विशेषज्ञों का मानना है कि मौजूदा बांग्लादेश सरकार की मांग राजनीतिक रूप से प्रेरित हो सकती है, तो कानूनी तौर पर भारत पर कोई बड़ी मजबूरी इस तरह से नहीं है कि वो उनकी मांगों को माने। विशेषज्ञों और राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि भारत शेख हसीना को वापस नहीं भेजेगा। इसके पीछे कई कारण हैं। पहला, जैसा हमने देखा, संधि में राजनीतिक अपराधों के लिए छूट है। दूसरा, हसीना भारत की लंबे समय की सहयोगी रही हैं। उनके शासनकाल में भारत बांग्लादेश संबंध बेहतर थे। तीसरा और सबसे अहम कारण है कि भारत को ये ट्रायल ही संदिग्ध लगता है। हसीना को बिना उनकी मौजूदगी के सजा सुनाई गई है। उन्हें अपना बचाव करने का पूरा मौका नहीं मिला। ह्यूमन राइट्स वॉच जैसी संस्थाओं ने भी इस ट्रायल को सही नहीं माना है। भारत सरकार ने अभी तक कोई साफ जवाब नहीं दिया है। विदेश मंत्रालय ने सिर्फ इतना कहा है कि वो बांग्लादेश की शांति और स्थिरता के हित में काम करेगा। लेकिन विशेषज्ञों का मानना है कि भारत किसी भी परिस्थिति में हसीना को नहीं सौंपेगा। अगर भारत ने शेख हसीना को वापस नहीं भेजा तब क्या होगा? तो भारत बांग्लादेश के संबंधों में तनाव आ सकता है। बांग्लादेश के विदेश मंत्रालय ने पहले ही कहा है कि हसीना को शरण देना एक बेहद अनफ्रेंडली एक्शन है। उन्होंने ये भी कहा कि मानवता के खिलाफ अपराधियों को शरण देना न्याय की अवहेलना है। बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के कानूनी सलाहकार आसिफ नजरुल ने तो यहां तक कह दिया कि अगर भारत इस सामूहिक हत्यारे को शरण देता रहा तो ये हॉस्टाइल एक्शन माना जाएगा। जमात इस्लामी और बीएनपी जैसी पार्टियों ने भी भारत से हसीना को वापस भेजने की मांग की है। लेकिन इससे ज्यादा इस मामले में कुछ हो नहीं सकता। बांग्लादेश भारत को मजबूर नहीं कर सकता और पिछले 1.5 साल में दोनों देशों के संबंध वैसे भी खराब रहे हैं। हसीना के बांग्लादेश छोड़ने के बाद वहां अल्पसंख्यकों पर बेतहाशा हमले हुए हैं, जिससे भारत चिंतित है। इसलिए लगता तो यही है कि भारत इस मामले में अपना रुख बदलने वाला नहीं है। शेख हसीना ने भी साफ कर दिया कि वो बांग्लादेश लौटने को तैयार नहीं है। उन्होंने इस फैसले को धांधली बताया है। उनका कहना है कि इस सजा कट्टरपंथी अधिकारियों की साजिश है जो उन्हें और उनकी पार्टी अवामी लीग को खत्म करना चाहते हैं। सुनिए शेख हसीना ने क्या कहा। हसीना अभी भारत में है और भारत ने उन्हें सुरक्षा दी हुई है। हालांकि ये साफ नहीं है कि वो कितने समय तक भारत में रह पाएंगी, लेकिन फिलहाल वो बांग्लादेश लौटने के मूड में नहीं दिख रही हैं। शेख हसीना के बेटे सजीब वाजिद ने भी इस फैसले को पूरी तरह अवैध बताया है। उनका कहना है 100 दिन के अंदर ये ट्रायल किया गया, ऐसा कभी नहीं होता है। सजीब से मेरे सहयोगी नीरज कुमार ने बात की, सुनिए। सर, वहाँ की सरकार ने, बांग्लादेश सरकार ने भारत से शेख हसीना जी के प्रत्यर्पण की मांग की है। आप कैसे देखते हैं? ये आपको एक्सट्रेडिशन अगर करना होता है तो एक लीगल सरकार चाहिए, और जो राय होता है, विचार होता है, वो भी आप लीगल से करना होता है। एक सजाना नाटक के लिए अंदर तो ये संभव नहीं है। यानी आपको लगता है कि ये फैसला लीगल नहीं है,
इसलिए एक्स्ट्राडिशन भी लीगल हो नहीं सकता। एग्जैक्टली ये कैसे होता है? शेख हसीना और उनके बेटे जिस इंटरनेशनल क्राइम्स ट्राइब्यूनल पर सवाल उठा रहे हैं उसको 2010 में अवामी लीग सरकार ने ही बनाया था और इसका नाम ही सिर्फ इंटरनेशनल है, हकीकत में ये घरेलू अदालत है। दरअसल 2008 के चुनावों में अवामी लीग ने वादा किया था कि वो 1971 के युद्ध अपराधियों पर मुकदमा चलाएगी। इसी वादे को पूरा करने के लिए ये ट्राइब्यूनल बनाया गया। इसका कानूनी आधार आईसीटी एक्ट 1973 है। ये संसद के कानून से बनी सबसे शक्तिशाली अदालतों में से एक है जो किसी भी नेता, मंत्री या पूर्व प्रधानमंत्री की गिरफ्तारी का आदेश दे सकती है और ट्रायल के बाद सजा दे सकती है। इसके जज स्वतंत्र प्रक्रिया से चुने जाते हैं और कोई सरकार इनको हटा नहीं सकती। जांच एजेंसी किसी मंत्रालय को नहीं बल्कि सीधे ट्राइब्यूनल को रिपोर्ट करती है। आईसीटी ने हसीना की सरकार के दौरान जमाते इस्लामी और बीएनपी के बड़े नेताओं जैसे गुलाम आजम, मीर कासिम अली और सलाउद्दीन कादिर चौधरी को सजा दी है और अब उसी ट्राइब्यूनल ने हसीना को फांसी की सजा सुनाई है। कानूनी रूप से शेख हसीना के पास अपील का अधिकार है। वो बांग्लादेश के सुप्रीम कोर्ट में इस फैसले के खिलाफ अपील कर सकती हैं। लेकिन यहाँ एक बड़ी अड़चन है। ट्राइब्यूनल के नियमों के मुताबिक अपील करने के लिए पहले उन्हें सरेंडर करना होगा, यानी उन्हें बांग्लादेश लौटना होगा और खुद को अदालत के सामने पेश करना होगा। ये विकल्प हसीना के लिए बेहद खतरनाक है। अगर वो बांग्लादेश लौटती हैं तो उन्हें तुरंत गिरफ्तार कर लिया जाएगा। मौजूदा राजनीतिक माहौल को देखते हुए उन्हें निष्पक्ष सुनवाई तो नहीं मिलेगी। इसलिए हसीना का भारत में रहना ही सबसे सुरक्षित विकल्प लगता है। दूसरा विकल्प यह है कि वो भारत में ही रहें और अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर अपना पक्ष रखें। वो मीडिया के जरिए अपनी बात कह सकती हैं और राजनीतिक समर्थन जुटा सकती हैं। उनके बेटे सजीव वाजिद पहले ही इस फैसले को राजनीतिक साजिश करार दे चुके हैं और इसके खिलाफ लड़ने की बात कह रहे हैं। शेख हसीना का मामला भारत और बांग्लादेश के बीच एक बड़ी राजनयिक चुनौती बन गया है। कानूनी तौर पर भारत पर हसीना को सौंपने की कोई मजबूरी नहीं है। प्रत्यर्पण संधि में राजनीतिक अपराधों के लिए छूट है और हसीना का मामला साफ तौर पर राजनीतिक है। हसीना के पास अपील का अधिकार है, लेकिन इसके लिए उन्हें बांग्लादेश लौटना होगा। फिलहाल वो भारत में ही सुरक्षित हैं और यहीं से अपनी राजनीतिक लड़ाई लड़ रही हैं। ये पूरा मामला आने वाले समय में भारत बांग्लादेश संबंधों की दिशा तय करेगा और यही भारत सरकार को बहुत सोच समझकर कदम उठाने होंगे। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के गाजा पीस प्लान को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की मंजूरी मिल गई है। 18 नवंबर को यूएनएससी ने ट्रंप के 20 सूत्रीय फ्रेमवर्क को मंजूरी दे दी, जिसमें गाजा में संघर्ष विराम, पुनर्निर्माण और शासन के लिए पहले व्यापक अंतर्राष्ट्रीय रोडमैप का जिक्र किया गया है। इस प्रस्ताव के पक्ष में 13 देशों ने वोट किया। सबसे दिलचस्प बात यह रही कि रूस और चीन ने वीटो करने की जगह वोट देने से ही इनकार कर दिया। दरअसल ऐसी आशंका जताई जा रही थी कि रूस इस प्रस्ताव के विरोध में अपने वीटो अधिकार का प्रयोग कर सकता है, लेकिन रूस और चीन दोनों ने ही वोटिंग से दूर रहने का फैसला किया। इससे प्रस्ताव आसानी से पारित हो गया। हालांकि हमास इस प्रस्ताव से खुश नहीं है और उसने इसे मानने से इनकार कर दिया है। प्रस्ताव के पास होते ही अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इसे संयुक्त राष्ट्र के इतिहास की सबसे बड़ी मंजूरी बताया। ट्रंप ने कहा कि ये पूरी दुनिया में शांति की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम है। अब सवाल है कि गाजा में इंटरनेशनल फोर्स की तैनाती कैसे होगी। यूएनएससी के प्रस्ताव में एक इंटरनेशनल स्टेबलाइजेशन फोर्स की तैनाती का प्रावधान है। इस फोर्स को शुरुआत में 2 साल का मैंडेट दिया जाएगा। इसका मुख्य काम गाजा में सुरक्षा स्थापित करना होगा। इस इंटरनेशनल फोर्स की जिम्मेदारियां काफी अहम हैं। पहला काम होगा गाजा की सीमाओं को सुरक्षित करना। दूसरा, आम नागरिकों की सुरक्षा और मानवीय सहायता उन तक पहुंचाने में मदद करना। तीसरा, हमास और दूसरे हथियारबंद ग्रुप से हथियार डलवाना और उन्हें स्थायी रूप से खत्म करना। चौथा काम होगा फिलिस्तीनी पुलिस फोर्स को ट्रेन करना, जो भविष्य में गाजा की आंतरिक सुरक्षा संभाल सके। इस फोर्स में कौन कौन से देश शामिल होंगे, ये सवाल बहुत रोचक है। कई मुस्लिम बहुल देशों ने इसमें हिस्सा लेने की इच्छा जताई है। इनमें इंडोनेशिया, तुर्की, मिस्र और अजरबैजान जैसे देश शामिल हैं। लेकिन इन देशों ने एक शर्त रखी है कि वो तभी अपनी सेना भेजेंगे जब इसे संयुक्त राष्ट्र की मंजूरी मिले। खास बात यह है कि इस फोर्स में अमेरिकी सैनिक नहीं होंगे। ये फोर्स इजराइल और मिस्र के साथ मिलकर काम करेगी। इस प्रस्ताव में सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें फिलिस्तीन को स्वतंत्र देश बनाने का रास्ता भी दिखाया गया है। प्रस्ताव में कहा गया कि जब फिलिस्तीनी अथॉरिटी अपने सुधार कार्यक्रम को पूरा कर लेगी और गाजा के पुनर्निर्माण में प्रगति हो जाएगी,
तब फिलिस्तीन खुद अपने फैसले ले सकता है और राज्य बनाने का विश्वसनीय रास्ता तैयार हो सकता है। ये एक सशर्त वादा है। प्रस्ताव में ट्रंप के नेतृत्व में एक बोर्ड ऑफ पीस की स्थापना का भी प्रावधान है। ये बोर्ड गाजा के लिए एक ट्रांजिशनल प्रशासन के तौर पर काम करेगा। इसकी जिम्मेदारी होगी गाजा के पुनर्निर्माण और आर्थिक सुधार की देखरेख करना। ये बोर्ड तब तक काम करेगा जब तक फिलिस्तीनी अथॉरिटी अपने सुधार कार्यक्रम को संतोषजनक तरीके से पूरा नहीं कर लेती। फिलिस्तीनी अथॉरिटी ने इस प्रस्ताव का स्वागत किया है। उन्होंने कहा कि वो इसे लागू करने में हिस्सा लेने के लिए तैयार है। ये प्रस्ताव इजराइल के लिए भी विवादास्पद है क्योंकि इसमें फिलिस्तीनियों के लिए भविष्य में राज्य बनाने की संभावना का जिक्र है। इजराइल के नेतृत्व ने इसका विरोध किया है, लेकिन अमेरिका और संयुक्त राष्ट्र का कहना है कि ये 2 स्टेट सॉल्यूशन की दिशा में एक अहम कदम है। इजराइल के साथ साथ हमास ने भी इस प्रस्ताव का कड़ा विरोध किया है। हमास ने एक बयान में कहा कि ये प्रस्ताव गाजा पट्टी पर एक इंटरनेशनल गार्जियनशिप सिस्टम थोपता है। इसका मतलब है कि एक अंतर्राष्ट्रीय नियंत्रण और प्रशासनिक व्यवस्था लागू हो जाएगी जिसे हमारे लोग यानी हमास के लोग खारिज करते हैं। दरअसल हमास का तर्क है कि जब इंटरनेशनल फोर्स उन्हें हथियार डालने के लिए मजबूर करेगी तो वो सीधे तौर पर सैन्य कार्रवाई में शामिल हो जाएगी, यानी वो शांति दूत नहीं रहेगी बल्कि हमास के खिलाफ लड़ने वाली एक सेना बन जाएगी। हमास ये भी मानता है कि निरस्त्रीकरण यानी डिसआर्मामेंट की ये जिम्मेदारी असल में इजराइल का मुख्य लक्ष्य है। इजराइल युद्ध की शुरुआत से ही हमास को डिसआर्म करने और खत्म करने की बात कर रहा है। जब इंटरनेशनल फोर्स यही काम करेगी तो वो व्यवहारिक रूप से इजराइल का ही काम कर रही होगी। हमास ने साफ कर दिया कि वो किसी भी हाल में हथियार नहीं छोड़ेगा। गाजा से इजरायली फौज के वापस लौटते ही हमास ने फिर से कब्जा जमा लिया है। पूरे गाजा में हमास के लड़ाके गश्त कर रहे हैं और वो इजराइल समर्थकों की हत्या भी कर रहे हैं। वहीं सीजफायर लागू होने के बावजूद इजराइल के हमले भी नहीं रुक रहे हैं। पिछले महीने 28 अक्टूबर को इजराइल ने गाजा पर सबसे बड़ा हमला किया जिसमें 100 से ज्यादा फिलिस्तीनियों की मौत हो गई। मरने वालों में 46 बच्चे भी शामिल थे। 2 साल के अंदर 20 लाख आबादी वाला इलाका खंडहर बन चुका है। उत्तरी गाजा में कुछ इमारतें अब भी खड़ी हैं, लेकिन वो जमीन से बाहर निकली हड्डियों जैसी लगती हैं। इनके आसपास जो भी घनी आबादी वाला इलाका था वो अब मलबे और धूल में दबा हुआ है। इमारतें उड़ाई गईं, तोड़ी गईं या कुचल दी गईं। कुछ दिन पहले इजरायली सेना ने कुछ पत्रकारों को गाजा सिटी के पूर्वी किनारे पर घूमने का मौका दिया। ये इलाका पूरी तरह तबाह हो चुका है। सेना का कहना है कि यहाँ हमास के लड़ाकों का मुख्यालय था। दक्षिणी राफा और खान यूनुस का भी यही हाल है। शिजाइया नाम के एक इलाके का ज्यादातर हिस्सा रेगिस्तान जैसा हो गया है। सड़कें गायब हैं, घरों के टुकड़े बिखरे पड़े हैं, हवा में धूल उड़ रही है। ये बड़ा मोहल्ला इजराइल के किबुत्स के नजदीक है। उसी किबुत्स पर 7 अक्टूबर 2023 को हमास ने हमला किया था, जिसके बाद युद्ध शुरू हुआ था। गाजा के जख्म जरूर ताजा हैं, लेकिन कहानी 75 साल पुरानी है और ये बेहद दर्दनाक है। 1948 में जब फिलिस्तीन में ब्रिटिश शासन खत्म हुआ तब यहूदी और अरब समुदायों के बीच तनाव बढ़ गया। मई 1948 में नए बने इजराइल राज्य और पड़ोसी अरब देशों के बीच युद्ध छिड़ गया। इस युद्ध में लगभग 7.5 लाख फिलिस्तीनी अपने घरों से भाग गए या निकाल दिए गए। बहुत सारे फिलिस्तीनियों ने गाजा में शरण ली। मिस्र की सेना ने सिनाई पेनिनसुला से आश्केलॉन के दक्षिण तक 25 मील लंबी एक पतली तटीय पट्टी पर कब्जा कर लिया। शरणार्थियों की आमद से गाजा की आबादी 3 गुना बढ़कर लगभग 2 लाख हो गई। 1949 में युद्ध विराम समझौतों के बाद इजराइल के पास फिलिस्तीन का 78% हिस्सा आ गया। जॉर्डन ने वेस्ट बैंक पर कब्जा कर लिया और उसे अपने साथ मिला लिया। मिस्र ने गाजा पट्टी पर नियंत्रण कर लिया। 1947 में संयुक्त राष्ट्र ने फिलिस्तीन को विभाजित करने की योजना पेश की थी, जिसमें एक आजाद अरब राज्य और एक आजाद यहूदी राज्य की परिकल्पना की गई थी। इजराइल ने अपनी आजादी का ऐलान कर दिया, लेकिन फिलिस्तीनी राज्य कभी नहीं बना। 1967 में हुए 6 दिन के युद्ध में इजराइल ने गाजा पर कब्जा कर लिया। तब से गाजा इजरायली कब्जे या नाकाबंदी के तहत है। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने लंबे समय से इजराइल और फिलिस्तीन के बीच 2 स्टेट सॉल्यूशन की मांग की है, लेकिन ये अब तक पूरा नहीं हो पाया है। संयुक्त राष्ट्र के 140 से ज्यादा सदस्य देश फिलिस्तीन को मान्यता देते हैं, लेकिन पूर्ण संयुक्त राष्ट्र की सदस्यता अभी तक उसको नहीं मिली है। इन हालात के लिए जितना जिम्मेदार इजराइल है, उतना ही हमास भी है। हमास की स्थापना दिसंबर 1987 में हुई थी। मुस्लिम ब्रदरहुड की शाखा के रूप में शेख अहमद यासीन ने इसकी स्थापना की। यह संगठन शुरुआत में सामाजिक और धार्मिक काम करता था, लेकिन जल्द ही हमास ने अपना चेहरा बदला।
इजराइल के खिलाफ आर्म्ड रेजिस्टेंस इसका मुख्य एजेंडा बन गया। 1990 के दशक में आत्मघाती हमले शुरू किए, जिसने दुनिया का ध्यान खींचा। अमेरिका और यूरोपीय देशों ने इसे आतंकी संगठन घोषित कर दिया। 2006 में इतिहास रचते हुए हमास ने फिलिस्तीनी चुनाव जीते। फतह से टकराव के बाद 2007 में गाजा पर पूर्ण नियंत्रण कर लिया। तब से गाजा हमास का गढ़ बन गया। इजराइल के साथ हमास के कई युद्ध हुए, 2008, 2012, 2014, 2021 और फिर 7 अक्टूबर 2023 को हमास के हमले ने इतिहास की सबसे खूनी जंग छेड़ दी। इजराइल की प्रतिक्रिया में गाजा तबाह हो गया। आज हमास कमजोर जरूर हुआ है, लेकिन खत्म नहीं हुआ है। इसके नेता मारे गए, बुनियादी ढांचा नष्ट हुआ, पर संगठन जिंदा है और वो फिर से गाजा में एक्टिव है। शांति योजना पर हामी भरने के बाद हमास अब ट्रंप की 20 सूत्रीय प्रस्ताव से सहमत नहीं है। ट्रंप का गाजा प्लान कागजों पर तो पास हो गया, लेकिन जमीन पर इसे लागू करना किसी जंग से कम नहीं होगा। एक तरफ हमास है जो हथियार डालने को तैयार नहीं, दूसरी तरफ इजराइल है जो फिलिस्तीनी राज्य का विरोध कर रहा है। 75 साल की इस कहानी में अब तक कई योजनाएं आई और नाकाम हुई। ओस्लो अकॉर्ड से लेकर कैंप डेविड तक हर बार शांति का सपना टूट गया। अब सवाल यह है कि क्या ट्रंप का ये प्लान गाजा में सच में शांति ला पाएगा, या ये भी इतिहास के उन पन्नों में दफन हो जाएगा जहां असफल शांति योजनाओं की लंबी फहरिस्त पहले से है। और सबसे बड़ा सवाल तो यह है कि जिस शांति के लिए पूरी दुनिया जुटी हुई है, उस शांति के लिए वही दो पक्ष तैयार नहीं है जिन्हें शांति कायम करनी है। तो फिर मध्यस्थता करने वाले ट्रंप कितना सफल हो पाएंगे? क्या आप जानते हैं भारत में बहुत जल्द बुलेट ट्रेन दौड़ने वाली है, और सबसे खास बात यह है कि ये पूरी तरह से मेड इन इंडिया है। 15 नवंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात के सूरत पहुंचे। उन्होंने देश के पहले बुलेट ट्रेन स्टेशन का दौरा किया। ये स्टेशन सूरत के अंतरोली इलाके में बना है। पीएम मोदी ने ट्रैक मशीन में बैठकर पूरे कॉरिडोर को देखा। वो 35 मिनट तक वहां रुके और प्रोजेक्ट पर काम कर रहे अधिकारियों और कर्मचारियों से बातचीत भी की। अब आपको बताती हूँ इस सपने की शुरुआत कैसे हुई। साल 2015 में पीएम मोदी ने एक बड़ी घोषणा की थी। उन्होंने कहा था कि अहमदाबाद से मुंबई के बीच बुलेट ट्रेन चलेगी। तब शायद बहुत से लोगों को इस बात पर यकीन नहीं हुआ होगा, लेकिन फिर 14 सितंबर 2017 को इस प्रोजेक्ट की नींव रखी गई। मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड रेल कॉरिडोर लगभग 508 किलोमीटर लंबा है। इसके 352 किलोमीटर गुजरात और दादरा और नगर हवेली में और 156 किलोमीटर महाराष्ट्र में आते हैं। अब तक 75% काम पूरा हो चुका है। 326 किलोमीटर का पुलों का काम पूरा हो चुका है। नदियों पर 24 ब्रिज बनाए जाने हैं, जिनमें से 17 का निर्माण हो चुका है। अब असली कहानी सुनिए। जब इस प्रोजेक्ट का प्लान बना तो एक बड़ा फैसला लिया गया। ये तय किया गया कि बुलेट ट्रेन पूरी तरह मेड इन इंडिया के तहत बनेगी। मतलब ये कि टेक्नोलॉजी जापान से आएगी, लेकिन बनाएंगे भारत के इंजीनियर। भारत की कंपनियां इस पर काम करेंगी। इसके लिए सबसे पहले भारत के इंजीनियर्स को जापान भेजा गया। वहां उन्हें खास ट्रेनिंग दी गई। छोटे छोटे ग्रुप्स में अलग अलग चरणों में सब कुछ सिखाया गया। फिर ये इंजीनियर भारत आए। यहाँ आकर उन्होंने अपनी टीम को ट्रेन किया। अब इस पूरी एक्सरसाइज का नतीजा देखिए। बुलेट ट्रेन का एलिवेटेड कॉरिडोर कौन बना रहा है? भारत के इंजीनियर और भारत की कंपनियां। और सबसे खास बात कि हमारी कंपनियां ऐसी ऐसी मशीनें बना रही हैं जो दुनिया में कहीं नहीं है। ये मशीन्स यूनिक हैं। इनको खास तौर पर भारत की जरूरत के हिसाब से डिजाइन किया गया है। अब एक और दिलचस्प बात, वडोदरा में एक अल्ट्रा मॉडर्न ट्रेनिंग सेंटर बन रहा है, जहां बुलेट ट्रेन के इंफ्रास्ट्रक्चर की ट्रेनिंग होगी। ऑपरेशंस और मेंटेनेंस की ट्रेनिंग भी यहीं होगी। मतलब साफ है, भविष्य में जो भी काम करना है उसके लिए हमारे अपने लोग तैयार हो रहे हैं। हमें बाहर से किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये बुलेट ट्रेन मुंबई और अहमदाबाद के बीच सफर का समय 2 घंटे कम कर देगी। इससे व्यापार, पर्यटन और आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा। इसलिए प्रधानमंत्री मोदी लगातार इस प्रोजेक्ट पर नजर बनाए हुए हैं। इस बार भी जब वो सूरत पहुंचे तो उन्होंने खुद ट्रैक मशीन में बैठकर कामकाज देखा। इसके साथ ही वो उन कर्मचारियों और इंजीनियर से भी मिले जो इस प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं। प्रधानमंत्री ने सभी से बात की और उनका हौसला बढ़ाया। ये सिर्फ एक रेलवे प्रोजेक्ट नहीं है, ये भारत की क्षमता की कहानी है। ये बताता है कि जब हम ठान लेते हैं तो क्या नहीं कर सकते। जापान की टेक्नोलॉजी, भारत का हुनर और मेड इन इंडिया का जुनून, तीनों मिलकर एक नया इतिहास रच रहे हैं। बहुत जल्द भारत में भी बुलेट ट्रेन दौड़ेगी और वो हमारी अपनी होगी, भारत की मेहनत से बनी होगी और भारत की आत्मनिर्भरता का प्रतीक होगी। बिहार चुनाव के नतीजों के बाद सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर आ रही है कि चिराग पासवान डेप्यूटी सीएम बनना चाहते हैं।
इस बार एनडीए ने प्रचंड बहुमत के साथ बिहार का चुनाव जीता है। इस जीत में नीतीश कुमार का बहुत बड़ा योगदान रहा। वो फिर से मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं, लेकिन कयास ये भी लगाए जा रहे हैं कि शायद ये उनका आखिरी टर्म हो, क्योंकि वो अभी 74 साल के हैं और उनका स्वास्थ्य भी बहुत ठीक नहीं दिखता। इसलिए सवाल उठ रहा है कि उनके बाद बिहार की राजनीति का क्या होगा। जेडीयू में फिलहाल कोई भी नेता नीतीश कुमार जितना मजबूत नहीं दिखता। पार्टी के लोगों को डर है कि नीतीश के बिना जेडीयू या तो बीजेपी में मिल जाएगी या आरजेडी में। बीजेपी में भी अभी कोई ऐसा चेहरा नजर नहीं आता जो नीतीश की जगह ले सके, लेकिन एनडीए को एक नए चेहरे की जरूरत है। इस बीच एक नाम तेजी से चर्चा में आया है और वो है मोदी के हनुमान यानी चिराग पासवान। चिराग पासवान अभी 43 साल के हैं। उनकी उम्र बिहार की राजनीति के लिए एक ताजा हवा की तरह है। उनके पिता रामविलास पासवान बिहार के बड़े नेता थे। चिराग को अपने पिता की राजनीतिक विरासत मिली। उनके पास सामाजिक समीकरण भी मजबूत है। दलित वोट बैंक उनके साथ खड़ा है और ये उनकी सबसे बड़ी ताकत है। चिराग की सबसे बड़ी खूबी है उनकी राजनीतिक समझदारी। उन्होंने कम उम्र में बहुत कुछ सीखा है। 2021 में चाचा पशुपति पारस से विद्रोह के बाद पार्टी टूट गई। चिराग को दिल्ली के 12 जनपथ रोड वाले घर से भी बेदखल कर दिया गया। ये घर उनके पिता के नाम पर था, लेकिन चिराग ने हार नहीं मानी। उन्होंने अपनी अलग पार्टी बनाई और बीजेपी के साथ रिश्ते मजबूत किए। 2024 के लोकसभा चुनाव में चिराग ने धमाल मचा दिया। उनकी पार्टी एलजेपी रामविलास ने 5 की 5 सीटें जीती, यानी 100% स्ट्राइक रेट। चिराग खुद हाजीपुर सीट से जीते। उन्होंने खुद को प्रधानमंत्री मोदी का हनुमान बताया। उसके बाद चिराग पासवान को केंद्रीय मंत्री बना दिया गया। अब 2025 के विधानसभा चुनाव ने चिराग की कामयाबी में एक और चैप्टर जोड़ दिया। एनडीए में एलजेपी रामविलास को 29 सीटें मिली। पार्टी ने 19 सीटें जीती। नई पार्टी के साथ ऐसा प्रदर्शन वाकई काबिले तारीफ है। अब चुनाव जीतने के बाद एक नई खबर आई है। सूत्रों के मुताबिक चिराग पासवान डिप्टी सीएम का पद चाहते हैं। उनकी पार्टी एलजेपी रामविलास ने ये मांग रखी है। पहले कभी चिराग ने ऐसी बात नहीं की थी। चिराग ने एक इंटरव्यू में कहा कि ये बातें अभी पर्दे के पीछे हैं, बातचीत खत्म होने के बाद सब साफ हो जाएगा। उन्होंने ये भी कहा कि वो बिहार से जुड़े रहेंगे। केंद्र की जिम्मेदारियों के अलावा जो भी समय मिलेगा वो बिहार में बिताएंगे। असल में चिराग पासवान की नजर बिहार की बड़ी राजनीति पर है। वो चुनाव के दौरान मुख्यमंत्री बनने की इच्छा भी जाहिर कर चुके हैं। उनका कहना है कि उनके दिल की धड़कन बिहार की राजनीति में है। केंद्र में मंत्री होने के बावजूद वो राज्य के लिए काम करना चाहते हैं। बीजेपी के लिए भी चिराग फायदे का सौदा है। नीतीश कुमार की उम्र बढ़ रही है। जेडीयू में कोई दूसरा मजबूत नेता नहीं है। ऐसे में चिराग भविष्य के लिए एक अच्छा विकल्प दिख रहे हैं। वो दलित वोटों और युवाओं को साथ लाने की ताकत रखते हैं। ये बीजेपी की लंबी योजना में फिट बैठता है। बिहार में एनडीए का गणित भी बदल रहा है। पहले जेडीयू बड़ी पार्टी थी, अब बीजेपी बराबर की भागीदार बन गई है, जो सत्ता का संतुलन बदल रही है। चिराग का प्रदर्शन इस नए समीकरण में उन्हें बड़ी भूमिका दे सकता है। अगर वो डिप्टी सीएम बनते हैं तो ये एक नई शुरुआत होगी। ये बिहार में पीढ़ीगत बदलाव का संकेत भी हो सकता है। चिराग के सामने चुनौतियां भी हैं। जेडीयू और एलजेपी के बीच पुराने मतभेद रहे हैं। चिराग की मजबूती से गठबंधन में टकराव हो सकता है, लेकिन चिराग ने साबित किया है कि वो चुनौतियों से लड़ना जानते हैं। 2021 में पार्टी टूटने के बाद भी उन्होंने वापसी की और बहुत ताकतवर तरीके से वापसी की। अब वो सिर्फ रामविलास पासवान के बेटे नहीं रहे, वो खुद एक बड़े नेता बन गए हैं। 2025 से 2030 तक नीतीश कुमार का कार्यकाल होगा, लेकिन इस दौरान बिहार की राजनीति में बड़े बदलाव की तैयारी हो रही है। चिराग पासवान उस बदलाव के केंद्र में है। उनकी उम्र, उनका सामाजिक आधार और उनका चुनावी प्रदर्शन सब कुछ उनके पक्ष में है। अगले कुछ सालों में चिराग पासवान बिहार की राजनीति में और भी बड़ी भूमिका निभा सकते हैं। क्या आप जानते हैं, दुनिया के सामने एक बहुत बड़ा खतरा खड़ा हो गया है। जलवायु परिवर्तन की वजह से आर्कटिक की बर्फ तेजी से पिघल रही है और इससे यूरोप में नया हिमयुग आ सकता है। आइसलैंड ने इसे राष्ट्रीय सुरक्षा का खतरा घोषित कर दिया है। अगर ऐसा हुआ तो सिर्फ यूरोप ही नहीं, भारत का मॉनसून और अफ्रीका की बारिश भी पूरी तरह बदल जाएगी। सबसे पहले समझते हैं कि जलवायु परिवर्तन कैसे आर्कटिक को प्रभावित कर रहा है। प्री इंडस्ट्रियल पीरियड से मानवीय गतिविधियों के कारण पृथ्वी के औसत तापमान में 1.1 डिग्री सेल्सियस का इजाफा हुआ है, लेकिन आर्कटिक दुनिया के औसत से 4 गुना तेजी से गर्म हो रहा है। नासा के आंकड़ों के मुताबिक हर 10 साल में आर्कटिक की 12% बर्फ गायब हो रही है। और सबसे चौंकाने वाली बात,
95% सबसे पुरानी और मोटी बर्फ खत्म हो चुकी है। अटलांटिक महासागर में एक खास करंट सिस्टम है, AMOC यानी अटलांटिक मेरिडियोनल ओवरटर्निंग सर्कुलेशन। ये एक विशाल पानी की कन्वेयर बेल्ट की तरह है जो गर्म पानी को ट्रॉपिकल जोन से आर्कटिक की तरफ ले जाती है। इसी से यूरोप की सर्दियां थोड़ी हल्की रहती हैं। लेकिन अब आर्कटिक की पिघलती बर्फ से ठंडा ताजा पानी समुद्र में मिल रहा है। इससे पूरा सर्कुलेशन रुक सकता है। वैज्ञानिकों ने पाया है कि ये सिस्टम पहले ही 15 से 20% कमजोर हो चुका है। जर्मनी के पोट्सडैम इंस्टीट्यूट की रिपोर्ट के मुताबिक 2037 से 2109 के बीच कभी भी ये पूरी तरह से बंद हो सकता है। अगर AMOC बंद हो गया तो यूरोप के लिए बड़ी आपदा साबित होगी। अभी AMOC की वजह से यूरोप 5 से 10 डिग्री सेल्सियस तक ज्यादा गर्म रहता है। इसके बंद होने पर स्कैंडिनेविया में तापमान -50 डिग्री से भी नीचे जा सकता है। समुद्र पर बर्फ जमने लगेगी और बर्फीले तूफान बढ़ जाएंगे। सबसे पहले आइसलैंड, नॉर्वे, स्वीडन, डेनमार्क और फिनलैंड जैसे नॉर्डिक देश प्रभावित होंगे। आइसलैंड के क्लाइमेट मिनिस्टर जोहान पाल जोहानसन ने कहा, ये हमारे अस्तित्व के लिए सीधा खतरा है। यूरोप में खेती, ऊर्जा और अर्थव्यवस्था पूरी तरह चरमरा जाएगी। ऐसा नहीं है कि ये पहली बार होगा। ऐतिहासिक रूप से AMOC आखिरी बार लगभग 12,000 साल पहले बंद हुआ था। उस समय आखिरी हिमयुग खत्म हो रहा था और तब भी ऐसी ही स्थिति बनी थी। इतिहास में लिटिल आइस एज भी आया था। ये 1300 से 1850 तक चला। उस समय भी AMOC कमजोर हुआ था। 1200 से 1850 के बीच गल्फ स्ट्रीम 10% कमजोर हो गया था। इससे यूरोप में भयंकर ठंड पड़ी। बाल्टिक सागर 1303 और 1306 से 1307 में पूरी तरह जम गया था। स्विस एल्प्स में ग्लेशियर बहकर गांवों को तबाह कर रहे थे। अब बात करते हैं भारत और अफ्रीका की। AMOC का बंद होना इन क्षेत्रों को भी प्रभावित करेगा। भारत के मानसून पर सीधा असर पड़ेगा। पश्चिमी और प्रायद्वीपीय हिस्सों में बारिश कम होगी, लेकिन मध्य और उत्तरी भारत में बढ़ सकती है। पश्चिम अफ्रीका में 30 करोड़ लोग खेती पर निर्भर हैं। मानसून बदलने से उनकी फसलें बर्बाद हो जाएंगी। अमेज़न के जंगलों में बारिश 3 महीने देर से आएगी। अच्छी बात यह है कि दुनिया इस खतरे को समझने लगी है। अक्टूबर 2025 में नॉर्डिक काउंसिल ने 60 विशेषज्ञों के साथ बैठक की। आइसलैंड आपदा तैयारी नीति बना रहा है और ब्रिटेन ने रिसर्च के लिए 81 मिलियन पाउंड्स का बजट रखा है। जर्मनी के पोट्सडैम इंस्टीट्यूट के स्टीफन रैमस्टॉफ ने कहा है कि विज्ञान तेजी से विकसित हो रहा है और निर्णायक मोड़ करीब है। जलवायु परिवर्तन अब किताबों की बात नहीं रही, ये हमारे सामने एक बड़ी हकीकत बनकर खड़ी है। वैज्ञानिकों ने ग्रीन हाउस गैसेस का उत्सर्जन तुरंत कम करने की अपील की है, वरना पीछे मुड़ना असंभव होगा। अब सोचिए कि इस खतरे से बचने के लिए आप क्या कर सकते हैं। कमेंट सेक्शन में हमें लिखकर बताएं। कुछ दिनों से सोने चांदी के दामों में गिरावट देखी जा रही है। हालांकि ये बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन थोड़े पैसे जरूर कम हुए हैं। इसके पीछे क्या कारण है? क्या सोना अभी और सस्ता होगा? क्या अभी निवेश कर सकते हैं या रुकना चाहिए? इन सभी सवालों के जवाब देने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं मेरे सहयोगी लक्ष्मण रॉय जी। बहुत बहुत स्वागत है लक्ष्मण जी, खबरें अनकही में। काफी दिन बाद आना हुआ आपका। मुझे लगता है गोल्ड के प्राइसेस ऊपर नीचे हुई हैं कुछ, तभी आपने बुलाया है। हाँ बिल्कुल, यही खबर है कि अच्छा। जो गोल्ड के प्राइस नीचे हुए हैं, तो अब ये बहुत खुश होने की बात है या ये कि बस ठीक है थोड़ा करेक्शन है फिर उठ जाएंगे? क्या है ये लॉन्ग मुझे टर्म? पता नहीं, मैं सोच रहा था गोल्ड में इतनी दिलचस्पी आपकी है क्यों? गोल्ड तो कहीं दिख नहीं रहा आपको। आजकल सिर्फ रखने के लिए होता है gold। अच्छा, रखने के लिए होता है। हाँ, रखने के लिए अगर गोल्ड खरीद रही है तब तो मुझे लगता है ये जो हफ्ते दर हफ्ते गोल्ड की कीमतें बढ़ती हैं कम होती है, उस पर ध्यान देने की जरूरत है नहीं। अच्छा, अगर रख रहे हैं, लंबे समय में कभी ज़रूरत पड़ेगी तब करना है, किसी फंक्शन में बच्चे की शादी कभी कुछ करना है, तो उसके लिए इस हफ्ते दर हफ्ते ऊपर नीचे वाले में आप टेंशन मत लीजिए। आप गोल्ड लेना है तो ले लीजिए जब भी आपको लेना है, और हर मौका यही सही समय है वाला फॉर्मूला लागू करिए। लेकिन हाँ, गोल्ड की प्राइसेस गिर गई। हाँ, दरअसल होता है कि ऐसा कभी हो ही नहीं सकता कि किसी भी चीज़ की कीमतें लगातार बढ़ती जाए। अब 6 महीने में 26 से 28% तक गोल्ड बढ़ गए। अब इतना ज़्यादा गोल्ड कभी बढ़ने की आदत थी नहीं, वो अमूमन इस तरह बढ़ता नहीं था, थोड़ा सा धीरे धीरे बढ़ने वाला एसेट था। जब 26-27% बढ़ गए, साल भर में 70% तक बढ़ गए, तो अब खरीदार को डर लगने लगा, पता नहीं ऐसा ही बढ़ेगा कि रुकेगा, क्या करेगा। तो लोग थोड़े से सहम गए। पहली बात तो ये कि इंतजार कर रहे हैं कि अब इस रफ्तार में तो बढ़ेगा नहीं, बढ़ेगा धीरे धीरे बढ़ेगा, बढ़ने से पहले थोड़ा सा 2 कदम पीछे हटेगा। तो जब 2 कदम पीछे हटेगा तब हम खरीदेंगे, लोग इस इंतजार में रहते हैं।
लेकिन सवाल उठता है गोल्ड के दाम बढ़ क्यों नहीं रहे हैं या फिर गिरने क्यों शुरू हो गए। तो दरअसल इसके पीछे गिरने क्यों शुरू हो गए ये जानने से पहले आपको ये समझ लीजिए कि बढ़ने क्यों शुरू हुए थे, तो आपको अपने आप अंदाजा चल जाएगा। बढ़ इसलिए रहे थे कि दुनिया भर में बहुत ज़्यादा टेंशन का माहौल था, चाहे इजराइल का मामला हो, यूएस ट्रम्प का मामला हो, यूक्रेन रशिया मामला हो, तो धीरे धीरे सारी चीज़ें सेटल डाउन होती चली गई। खासतौर से ट्रम्प का जो टेंट्रम है वो काफ़ी हद तक थोड़ा सेटल होता दिख रहा है। इंडिया के साथ डील भी हो रहा है, ट्रम्प को भी इशारा मिल गया कि अब आप बहुत ज़्यादा उथल पुथल मचा नहीं सकते, आपको जो फॉर्मूला था वो काम कर नहीं रहा है। तो ये सारी चीज़ों ने क्या क्या चिंताओं को कम कर दिया, और जैसे ही चिंता कम होती है गोल्ड के प्रति आकर्षण खत्म हो जाता है। हाँ, गोल्ड हम आप कैसे रखते हैं, कोई भी रखता है कि कभी कुछ आपातकालीन जरूरत पड़ेगी तो लेंगे, कभी कुछ विपरीत परिस्थिति आएगी तो गोल्ड बेच लेंगे, क्योंकि गोल्ड के दाम उस ढंग से कभी गिरेंगे नहीं। लेकिन वो चिंता खत्म हो गई तो गोल्ड के प्रति आकर्षण खत्म हो गया। एक तो ये बड़ी वजह है। दूसरा इमीडिएट बड़ी वजह यह है कि यूएस के जो भी डेटा है, जो वहाँ के मैन्युफैक्चरिंग के डेटा हैं, इंडस्ट्री एक्टिविटी के डेटा है, वो थोड़े से इनकरेजिंग है। जो दिखा रहा है कि जो अनुमान था उससे ज़्यादा बेहतर डेटा है। तो इस बात को दर्शाता है कि स्थिति यूएस में थोड़ी बहुत सुधर रही है। क्योंकि यूएस में हालात बिगड़ रहे थे तो लोग डर के मारे कि पता नहीं यूएस में हालात बिगड़ेगा तो उसका असर पूरी दुनिया में पड़ेगा, तो इस वजह से गोल्ड लोग खरीदने जा रहे थे। अब चूंकि यूएस के हालात सुधर रहे हैं तो लोगों को लगता है कि अब चीज़ें नॉर्मलाइज हो रही हैं, तो गोल्ड के प्रति आकर्षण ये कम हो रहा है। और दूसरा कि गोल्ड को एक और चीज़ होता है, वो जो ट्रेडिंग के हिसाब से खरीदते बेचते हैं। तो अलग अलग टेक्निकल एनालिस्ट से हमने बात की, तो उनका कहना था गोल्ड के दाम जो है वो गिर करके आपको जा सकता है 1,18,000 के आसपास जो है सो गोल्ड के दाम गिर सकते हैं। टेक्निकल अगर एनालिसिस करते हैं तो जो टेक्निकल एनालिस्ट बैठते हैं, चार्ट देख के खरीदते हैं, किस सपोर्ट लेवल पे लोगों ने ज़्यादा खरीदा, कितना बेचेंगे, तो उनका मानना है कि अभी 1,22 के आसपास है, 1,22,000 के आसपास है, थोड़ा सा और गिरेगा 1,18,000 तक आएगा, तो वहाँ से फिर से थोड़ी सी खरीदारी लौटेगी। तो अगर ट्रेडिंग लिहाज से, शॉर्ट टर्म लिहाज से रुकना इंतजार करना चाहते हैं तो 1,18 तक एक सपोर्ट लेवल दिख रहा है। कब तक हो जाएगा आपको? ये अब कुछ एक ट्रेडिंग सेशन में बहुत ज़्यादा, जो गोल्ड के प्राइसेस बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल है, हफ्ते दर में हो जाए आपको, 2 हफ्ते में हो जाए तो आपको बहुत ज़्यादा आश्चर्य नहीं होना चाहिए। क्योंकि अगर आप देखें तो हफ्ते दिन के भीतर ही गोल्ड के प्राइसेस 2.5-3% ज़्यादा गिर चुके हैं। हाँ, लेकिन अब 1,18 पर आ जाए, आपने खरीद लिया तो फिर आप सवाल उठेंगे बेचना कब है, या फिर ऊपर कहाँ तक जाएगा। उसके जो अलग अलग लेवल दिए जा रहे हैं वो है कि 1,28,000 के आसपास जाकर फिर गोल्ड एक बार स्टेबल होगा। 1,28 के आसपास जाकर फिर ये स्टेबल होगा, और ज़्यादा उत्साह लोगों में दिखा 1,32 तक जा करके 1,32,000 पर जाकर गोल्ड फिर आपको वहाँ तक जा सकता है। तो अभी अगर किसी के घर में अब दिसंबर में शादियां वादियों का सीजन आएगा तो अभी खरीद सकते हैं, जो लिया थोड़ा और रुके तो 1,18 आ जाए। देखिए, शादियों के लिहाज से खरीदना है तो मुझे लगता है कि धीरे धीरे शॉपिंग करते रहा करिए। मान लीजिए अभी जितना गिरा है इस पर कुछ शॉपिंग कर लीजिए, थोड़ा सा और गिरे तो आप शॉपिंग कर लीजिए। और शादी ऐसी चीज़ है, ऐसा तो आप कह नहीं सकते दूल्हे को या दुल्हन को कि भाई जब गोल्ड की कीमतें गिरेंगी तब आपको सोने का हार दिया जाएगा, तो आप उसके लिए तो मजबूरी है, खरीदना पड़ेगा। इन्वेस्टमेंट के लिहाज से आप लेना चाहते हैं तब तो इंतजार करिए इन सारे लेवल का। अगर शादी ब्याह के मौके के लेना चाहते हैं तो आप खरीदते रहिए धीरे धीरे, वो ज़्यादा बेहतर पोजीशन। आपको लगता है इन्वेस्टमेंट वालों को अभी 1,18 तक आने का इंतजार करना चाहिए? अभी गिरेगा, उसके पहले नहीं उठेगा। हाँ, 1,18 तक आने का इंतजार करना चाहिए। और चूंकि शादियों की बात आपने कही थी, बताऊँ कि बहुत लोग जाते हैं खरीदने के लिए, तो ऑर्डर दे दिया और बोला कि हमें अब फलाने दिन, शादी के दिन हमें खरीदना है। तो उसमें ध्यान दिया, 2 ऑप्शन आपको सामने वाला ज्वेलर बताता है कि गोल्ड प्राइसेस आज वाले को लॉक करना है या फिर जिस दिन आप डिलीवरी देंगे उस दिन को लॉक करना है। तो वो आपको समझ लेना है। तो वो अगर समझदारी करेंगे तो आपके लिए कई बार फायदेमंद होता है कि हम इस लेवल पर लॉक कर देंगे, हम आज के प्राइसेस दे रहे हैं, बाकी जब डिलीवरी लेंगे तो हम सारा पेमेंट इसी के रेट पे करेंगे। चांदी का भी यही हो रहा है, कीमतें गिर रही हैं अभी तो? हाँ, चांदी का बेसिक, चांदी और गोल्ड का क्या है, दोनों रिस्क को हेज करने के लिए होता है, चिंताएं होती है इसके लिए खरीदना होता है। तो चांदी का भी जो मैं देख रहा था कि अभी ये 1,54,000 प्रति किलो के आसपास है, और ये जो है 1,40,000 तक गिर सकता है, ऐसा माना जा रहा है। फिर ऊपर बढ़ेगा तो 1,65,000 तक वो जा सकता है, उससे ऊपर जाओ तो 1,70,500 के आसपास जा सकता है। तो ये सारे टेक्निकल सपोर्ट है, लेकिन फंडामेंटल में बदलाव सिर्फ यह है कि तनाव कम हुआ है। तो सोने में गिरावट के पीछे एक बड़ी वजह है। चांदी को लेकर पता नहीं, मेरी अपनी राय है, जो अलग अलग इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से बात कर रहा था, कि चांदी चूँकि इंडस्ट्रियल यूज़ में बहुत ज़्यादा होता है तो चांदी की डिमांड आपकी बनी रहेगी। हाँ, तो लेकिन चांदी चूँकि बल्कि होता है, ट्रेडिशनल इन्वेस्टर भी चांदी को लेकर थोड़ा सा चांदी मतलब थोड़े से नागों से कोरते हैं, तो गोल्ड को लेकर आकर्षण बना रहता है। तो अभी आप चलते चलते ये कहेंगे लोगों को ज्वेलरी खरीदनी है तो धीरे धीरे खरीद लो,
हाँ। और इन्वेस्टमेंट करना है तो थोड़ा रुक सकते हाँ, ज्वेलरी खरीदें, धीरे धीरे खरीद लो। इन्वेस्टमेंट करना है, बहुत ज़्यादा रिस्क नहीं लेना, तो धीरे धीरे खरीदते रहो। हर गिरावट पे थोड़ी सी खरीदो, हर गिरावट पे थोड़ी सी खरीदते रहो, तो वो ज़्यादा बेटर अपॉर्चुनिटी। लेकिन इसके बाद वापस ये उठेगा एक हाँ, लॉन्ग टर्म में उठेगा। लॉन्ग टर्म ऐसा नहीं होगा गोल्ड अभी जितना है 1,22,000 से घट करके 70,000 पर आ जाएगा, 80,000 ऐसा नहीं होगा। वो शेयर बाजार वाली हालत नहीं यहाँ पर रहने वाली है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया लक्ष्मण थैंक यू जी, सो इनसे मच। बात करने के लिए। थैंक यू। तो चलिए, खबरें अनकही में आज मेरे साथ इतना ही। कल आपसे फिर मुलाकात होगी इसी जगह इसी समय। जरूर जुड़िएगा खबरें अनकही में।